परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बैगर्स मेथड। भिखारियों का मेथड है ये, जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम भी है बैगर्स मेथड। नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, पिछले टर्म पे हम लोगों ने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है, सेम दिखेंगे। जैसे बॉल्स हैं तो वो सारी रेड बॉल होंगी, कुछ भी होगा वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। कई सारी बुक्स में बैगर्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है ये, तो ये भी हेडिंग साथ में और करके लिख लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं सीधे सीधे, और इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसको जनरलाइज करेंगे, फिर फार्मूला इसका बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of 5 identical object। और ये मत सोचना कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है या इसमें कुछ दिमाग ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। नॉर्मल दिमाग लगाना है कि हमें इस चैप्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं, ना एनसीआर ना एनपीआर। हमें कहा गया है कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 पर्सन। 2 पर्सन के बीच में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिटवीन 2 पर्सन if each get at least one object, if each get at least, कम से कम एक तो सबको मिलना ही चाहिए, मतलब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। तो ये 3 भिखारी हमारे पास हैं, 2 भिखारी, इन्हीं को ये बांटना है हमको। कम से कम एक तो देना ही देना है, बाकी हमारी मर्जी, हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब 6 क्या बोले, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले बच्चे को भी पूछा जाएगा तो वो बता देगा कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो इनको कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 आदमियों के बीच में। कम से कम एक को कम से कम एक तो मिलना चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक तो उनके हाथ में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो बना लो, इजीली पता चल जाएगा तुम्हें। सर 20 वेज बताना जरा कौन कौन से है, कैसे किया। सर वैसे तो नहीं किया मैंने, मतलब फॉर्मूला से किया। कोई हमने बताया ना कि हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं। वैसे कौन सा फार्मूला लगाया आपने? सर वो मैंने मतलब टोटल 5 फैक्टोरियल है, तो और 5 फैक्टोरियल अपॉन फिर मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा बेटा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, वहाँ से उसकी कहानी खत्म। ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात अच्छा सॉरी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात थी। चलिए, हाँ किसी की आवाज़ आई, 4 वेज किसकी है ये? रिदम तुम्हारी? हाँ बिल्कुल सही है, बताओ क्या करेंगे। ये पर्सन P1 है और ये पर्सन P2 है, तो पहले एक एक देना था, तो इसको एक दे सकते हैं, तो इसको 4 दे दिया। दे सकते हैं कि नहीं? 2 3 फिर हाँ मैंने बोला ना, नॉर्मली हमको सोचना है, ये 2 3 दे सकते हो, फिर 3 2 दे सकते हो, और फिर 4 और 1 दे सकते हो। और कोई नंबर ऑफ वेज हो तो बताओ किसी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को। नंबर ऑफ वेज यही बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4 वेज।
बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, कि पहले वाले पर्सन को 1 दे दिया तो दूसरे को 4 दे दिया। अब क्या एक को 0 और एक को 5 दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक तो जाना ही जाना चाहिए, तो इसलिए 0 तो हो नहीं सकता। अभी मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा, फार्मूला बना दूंगा, लेकिन अभी हमको नॉर्मल, ये इसको बोलते हैं टैबुलर मेथड। इस टैबुलर मेथड से मतलब टेबल बना के हमने सीख लिया। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, लिख लेते हैं, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब जरा इसका सेकंड मेथड भी मैं बताता हूँ कैसे समझेंगे और किस तरीके से उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। हमें कुछ ऐसे सोचना है कि हमारे पास जो है 5 आइडेंटिकल बॉल हैं या 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और उनको 2 लोगों के बीच में बांटना है। तो देखो हम पार्टीशन करेंगे, बांटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब पार्टीशन होगा। ये हमारे पास बॉल हो गई या कुछ भी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कोई भी, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है ना, तो ये 5 ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब पर्सन हमारे पास 2 हैं, P1 और P2। तो जब 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ डिवाइड होगी तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने करने पड़ेंगे? अरे भाई एक ही पार्टीशन करना पड़ेगा ना। जैसे ही एक बीच से लाइन आपने ड्रॉ किया तो एक तुम्हारा हो गया, एक तुम्हारा हो गया, एक P1 का हो गया, एक P2 का हो गया। तो जितने पर्सन होंगे उनसे कम जो है वो पार्टीशन होगा, एक कम। तो अगर पर्सन जो है वो 2 है तो नंबर ऑफ पार्टीशन 1 हो जाएगा। अगर पर्सन 3 होंगे तो कोई 2 पार्टीशन होंगे, तभी तो 3 में बटेगा वो। तो यहाँ पर 2 पर्सन हमारे पास, P1 और P2 2 पर्सन है। तो देखना ज़रा, यहाँ समझना, मैं यहाँ पार्टीशन समझाता हूँ क्या है। क्या मैं ऐसे बांट सकता हूँ? इसका नाम हमने P1 रख दिया। ये P1 का मतलब पार्टीशन 1 है, ये पर्सन 1 नहीं है, ये पार्टीशन 1 है। मतलब जो अभी हमने ऊपर लिखा था कि एक को कितना मिल गया, 1, और दूसरे को कितने मिल गए, 4। तो यहाँ पर मैं पार्टीशन कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर भी पार्टीशन कर सकता हूँ? सेकंड वाले में यहाँ पर भी पार्टीशन कर सकता हूँ, पार्टीशन 2 बोलेंगे इसको, ये पार्टीशन 2 है। क्या मैं यहाँ पर भी पार्टीशन कर सकता हूँ? ये पार्टीशन 3 हो गया। क्या मैं यहाँ पर भी पार्टीशन कर सकता हूँ? फोर्थ वाले को रेड से ले लेते हैं, ये हो गया पार्टीशन 4। डाउट हो रहा तो पर्सन को ए और बी मान सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये P1 P2 P3 P4 क्या है, स्मॉल लेटर में P3 और P4, ये क्या बताते हैं कि ये पार्टीशन है। तो कितने पार्टीशन हो सकते हैं हमारे? पार्टीशन हमारे हो गए 4। क्या मैं यहाँ पर पार्टीशन कर सकता हूँ? यहाँ समझने की कोशिश करना, ज़रा बताओ यहाँ पर क्या पार्टीशन हो सकता है इस जगह पर? क्या ये पार्टीशन हो सकता है कि एक को 0 मिल जाए दूसरे को 5 मिल जाए? या क्या लास्ट में यहाँ पर हो सकता है पार्टीशन कि एक को 5 मिल जाए, एक को 0 मिल जाए? क्या ये दोनों पॉसिबल हैं क्या? तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं। तो जो पॉसिबल नहीं उनको मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इनको हटा देता हूँ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अगर हमारे दिमाग में आता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने पार्टीशन हुए हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टीशन जो हमारे पास हुए वो 4 हो गए। 5 ऑब्जेक्ट थे, तो इन 5 ऑब्जेक्ट को, जो ये 5 डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, इनको हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं गैप? या तो यहाँ पार्टीशन में रख सकते हैं, या तो यहाँ पार्टीशन में, या तो यहाँ पार्टीशन में, और या तो यहाँ पार्टीशन में। 4 ही जगह पार्टीशन हो सकता है इसका। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितने गैप बन रहे हैं। कहाँ, इनको बोल देते हैं कि ये गैप है, ये जो है वो गैप बन रहा है ना, 2 लोगों के बीच में गैप बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट 4 गैप। हमारे पास जो है वो टोटल 4 गैप है। ये गैप है, ये भी गैप है, ये 4 गैप है। और उनमें से किसी, मतलब ये 4 गैप का मतलब 4 पार्टीशन है, उनमें से कोई एक पार्टीशन सेलेक्ट करना है। तो क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 4 गैप, गैप का मतलब है पार्टीशन, सेलेक्ट 1 गैप। एक गैप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट होगा? 4 में से एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो 4C1। तो 4C1 का मतलब क्या हो गया? आंसर आ गया 4C1 का मतलब 4 आ गया।
तो ऐसे भी हमारा आंसर 4 आया था और यहाँ से भी हमारा आंसर 4 आ गया। हमने किया क्या, हमने क्या किया, इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखना चाहें, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे फिर जनरलाइज करेंगे इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, उसमें से एक कम कर दिया, और जितने पर्सन थे उनमें से भी एक कम कर दिया। पर्सन कितने थे, 2, उनमें से एक कम कर दिया, तभी तो ये आया है 4C1। तो मतलब n में से एक कम किया और r में से भी एक कम किया, n में से एक कम किया और r में से एक कम किया। तो अब समझ में आ गया होगा फार्मूला क्या बनेगा, n-1c r-1, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला n-1c r-1। कैसे समझेंगे, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, उसमें से r पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था और सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। तो जो n जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो एक कम गैप बनेगा। जैसे अभी तक क्या होता था, जितने ऑब्जेक्ट होते थे उनसे एक ज़्यादा गैप बनता था, लेकिन इस केस में गैप का मतलब है पार्टीशन, और पार्टीशन एक कम बनेगा। 10 लोग हैं तो 9 पार्ट में उनको बांटेंगे तो ऑटोमेटिक 10 पार्ट में बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ 2 पर्सन थे तो सिर्फ एक ही पार्टीशन हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे उससे एक कम किया गया ऊपर, और सी के बाद आर में से भी एक कम कर दिया गया। तो टोटल 2 पर्सन थे, उसमें से एक कम कर दिया, तो n-1c r-1। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको जनरलाइज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एक अभी दूसरे में एक क्वेश्चन और करेंगे इसी से ही। The number of ways in which an identical object can be distributed among r person if each get at least one object, is equal to, फार्मूला क्या हो जाएगा, n-1c r-1, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अगर हम इसको समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास जो थे वो n थे, ये 1 2 3 4 से लेके हमारे पास ये कितने थे, n 1 2 3 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से लेके n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, डिफरेंट नहीं बोलेंगे इसको, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, उसमें से हमको पार्टीशन करना पड़ता है। तो पार्टीशन करने में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टीशन मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, और वो मिल जाएगा ये, एक ये हो सकता है, एक ये, तो उससे जो है अगर एक ये यहाँ पर है तो एक कम हो गया, ये n-1 हो गया, तो ये जो है वो कितने मिलेंगे, r-1 पार्टीशन मिलेंगे। तो n-1 गैप है, गैप भी कितने हैं, n-1 गैप में से r-1 को सेलेक्ट करना है। तो आउट ऑफ n-1 लिख लेते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ n-1 गैप चूज r-1 गैप, इक्वल टू n-1c r-1, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको भी हम एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी हम टैबुलर मेथड से भी करके देखेंगे, और फिर इस मेथड से तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक एक कम कर देना है दोनों में से। बस ये ध्यान रखना है कि जब वो कहता है कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक को एक ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए। अभी एक कैसा भी हो, ऐसा भी केस होगा जिसमें कह देगा कि हर एक पर्सन को कम से कम एक ना मिले, ऐसा भी हो कि सब कुछ एक ही को दे दो, एक ही भिखारी को सारी चीज़ें दे दिया, बाकी सबको ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया। ये कभी कम से कम एक एक रुपये तो सबको दे ही दिया है। उसके बाद जो है वो जो बचा और फिर जो हमारी मर्जी उस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया n-1 CR-1। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, पहले आप उसको टैबुलर मेथड से करें और फिर इस मेथड से करके देखेंगे। फार्मूला अब हमें यही यूज़ करना है, n-1 CR-1। क्वेश्चन है हमारा, लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच seven identical object can be distributed among three person if each get at least one object. सर 15। तो 15 हो जाएंगे ये। ओके, फार्मूला लगा दिया आपने? यस सर। अब टैबुलेशन मेथड से भी, टैबुलर से भी देखो जरा करके, सही है बिल्कुल, 15 आंसर आएगा हमारा। एक एक कम कर देना है सीधे सीधे। अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n-1 CR-1, तो 7-1 C3-1, तो 6C2, तो 6 × 5/2 यानी कि 15 हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज 15 हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो फार्मूले से किया था। अब जरा सेकंड मेथड से देखो जरा, टैबुलेशन मेथड से कोई कर सकता है 15 मेथड निकाल सकता है कोई? देखो जरा चेक करो कैसे निकालोगे, क्योंकि 3 पर्सन है ना, 2 होते तो इजी हो जाता, 3 पर्सन में कैसे निकालेंगे ये सोचो जरा। इजी है, निकल आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, निकल तो आएगा उसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा है कम से कम एक तो एक मिलना ही चाहिए सभी को। तो इस तरीके से बना लो कि यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो और यहाँ सी ले लो। पहले ए को 1 दे दो, ठीक है ना, और फिर बी को 1 से स्टार्ट करो। बी को 1 दे दिया, अब सी को, टोटल हमें कितने हैं, 7 है ऑब्जेक्ट। तो अगर ए को 1 दे दिया, बी को 1 दे दिया, तो सी को कितने देने पड़ेंगे, 5। अब ए को 1 रहने दो, बाकी बी को देखो, अगर 2 दे दोगे तो इसको कितने दोगे, 4। इसको 3 दे दो तो इसको भी 3 देने पड़ेंगे, 3 3 6 और 1 7। ए की वैल्यू 1 ही है। फिर लाइन से चलते जाओ, 1 2 3 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो यहाँ 2, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ पर 6 और 1 7। क्या और कोई केस हो सकता है जिसमें ए को 1 मिले और बी को ये सारे के सारे मिले? तो ये टोटल मिल गए हमको 5 वेज। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही? ए को अभी हमने 1 दिया है, सिमिलरली जैसे ही हमने ए को 1 दिया है उसी तरह अब हम ए को 2 देंगे। ए को अब हमने 2 दे दिया कि भाई तेरे पास अब 2 ऑब्जेक्ट है। बी और सी को देखते हैं, तो बी को 1 दे दिया और सी को 2 और 1 3 और 4 7। अब 1 से स्टार्ट करते जाओ, इसको 2 दे दो तो इसको 3 देना पड़ेगा, तो 3 2 5 और 2 7। इसको 3 दे दिया तो 3 2 5, तो 2 देना पड़ेगा। इसको 4 दे दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, 6 और 1 7। कितने वेज हो गए, 4 वेज। देखो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ए की वैल्यू 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। तो जरा 3 लेके भी देख लेते हैं। इसको 3 दे दिया, तो अब इसको 1 दे दो और इसको क्या दे दो, 3 और 1 4 और 3 7। इसको 2 दे दो, 3 और 2 5, 5 और 2 7। इसको 3 दे दो, 3 और 3 6 और 1 7। क्या ये भी हो गया, 3 वेज हो गए। और एक और बचा है हमारा, इसको जरा 4 दे देते हैं। तो 4 दे दिया तो इसको 1 4 और 1 5, 5 और 2 7।
अब बताओ 1 के बाद इसको 2 दे देते हैं, 4 और 2 6 और 1 7। क्या इसको 3 दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही इसको 3 दोगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो इसको 0 देना पड़ेगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 2 वेज हो गए। अब बचा एक ही वैल्यू, क्या ले लेते हैं? 5 1 1। तो यहाँ 5 ले लिया, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गया? 1 वेज। तो टोटल अगर ऐड करोगे तो टोटल तुम्हारे पास जो है वो आ जाएंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। बट ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक रफ आइडिया हो गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। अब पता चला हमारे पास 100 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और 20% को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर ये टैबुलर काम थोड़ा ना आएगा, फिर तो हमारा फार्मूला ही काम आने वाला है और उसी से हम करेंगे और उसी से आंसर अपना निकाल पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बैगर्स मेथड में जब कम से कम एक एक देने के बाद फिर हम करेंगे, मतलब कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है n-1 चलिए अब लेते हैं दूसरा केस। जब ऐसा होगा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये केस फर्स्ट था हमारा, कि जब हमने एक ही को सारे के सारे नहीं देने हैं, हमने सबको पहले एक दिया बाद में फिर, ये हमारा था केस 1। ठीक है, अब जरा देखते हैं केस 2। इसका भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने पुराने मेथड से इसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या इसको भी, कि इसमें ये काम नहीं आने वाला। फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सेम वही क्वेश्चन है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, can be distributed among 3 person, among 3 person if anyone can get, if anyone can get any number of object। ऐसा भी हो जाएगा कि सिर्फ एक ही को, भिखारी को हमने सारे दे दिए और बाकियों को वापस कर दिया कि भाई आप लोग जाइए। तो इसका मतलब अब यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होगा जो अभी हमने ऊपर अप्लाई किया था, क्योंकि हो सकता है अभी तक क्या हो रहा था कि एक में एक ही, एक गैप में एक ही को रख पा रहे थे। यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि एक गैप के बीच में 2-2 4-4 लोगों को रखना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वैल्यू 0 हो जाए, मतलब एक को 0 मिले, पर्सन 3 है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि बीच में जो है हम एक एक ही रख पा रहे थे, ऐसे हो रहे थे 5। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक पार्टीशन यहाँ कर दिया, ये एक पहला पार्टीशन P1 और एक यहाँ पर पार्टीशन कर दिया P2। तो यानी कि पहले वाले को क्या मिले, जो पहला पर्सन था, ये जो पहला पर्सन था उसको कितने मिलेंगे 0, दूसरे वाले को 2 मिले और इसको मिल गए 3। तो यहाँ पर 2-2 भी गैप में आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ एक को ही सारे दे दें और बाकी दोनों को 0-0 करके भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गैप मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, क्योंकि गैप मेथड में क्या होता है कि एक गैप में एक ऑब्जेक्ट कम से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हमें ध्यान रखना है, वी कैन नॉट यूज़ गैप मेथड, जो गैप मेथड था उसका यूज़ नहीं कर सकते। गैप मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन gap method is used only when we have to place 20 आ रहा है, कुछ थोड़ा सा कम हो गया, चेक करो, अगर तुमने कुछ दिमाग लगाया थोड़ा और चेक करो।
gap method is used only when we have to place one object in each gap. अब जरा बाकी सब लोग सोचें इसके बारे में कि इन्होंने तो 20 बताया, क्या आंसर होगा? सर एक मिनट। टाइम है आपके पास, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट रुकना, जरा 1 मिनट करो, तब तक मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट। सर 21 आ रहा है मेरा। सर आया आंसर 21? सर मेरा 21 आ रहा है। ओके ओके, कैसे किया बताओ। सर वही मतलब एक को पहले 0 रखा, फिर वैसे मेथड की। अच्छा, उस टाइप से किया। ओके ओके, सही है आंसर। यस सर। नहीं आएगा। चलो मैं बताता हूँ इसका एक मेथड और, क्योंकि अभी तो हम डायरेक्ट मेथड से छोटे वाले तो निकाल सकते हैं, बड़े वाले में प्रॉब्लम आएगी। तो लिख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 5 ऑब्जेक्ट हैं वो तो सिमिलर है ही हैं, देखने में एक तरीके के हैं ही हैं, वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं। बाकी अगर 3 पर्सन है तो उसमें कितने हमें पार्टीशन करने पड़ेंगे? 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो 2 पार्टीशन जो है वो उनको मैंने इस टाइप से दिखा दिया कि ये 2 पार्टीशन है। ठीक है,
तो ये जो है ये सेम टाइप के 5 ऑब्जेक्ट हो गए और ये 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हो गए। इन्हीं को बस हमें नंबर ऑफ वेज में परम्यूट करा देना है। तो क्या होता था, अगर ये नंबर ऑफ वेज अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ वेज दिस 7 ऑब्जेक्ट अरेंज, अगर हमें इन 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो फार्मूला याद होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल वाला। तो वही करना है हमको कि 7 फैक्टोरियल ऊपर हो गया, जो ये सेम टाइप के थे वो 5 फैक्टोरियल, और जो ये दूसरे सेम टाइप के थे ये 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7c2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 7c2 की वैल्यू जब निकालोगे तो 21 ही आने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सेम टाइप के पहले उनको रख दिया, उसके बाद जितने पार्टीशन है उनको सेम टाइप का ऑब्जेक्ट मान लिया, वो दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट हो गया, और टोटल अपॉन बाकी सबके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा सर अभी फिर से बता सकते हो बिल्कुल कि 7 ऑन ऑब्जेक्ट नहीं है, सर 5 ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हमारे पास जो है वो 5 ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्ट तो हमारे वो है ही है। हमें क्या करना है कि जो पार्टीशन है, जैसे वहाँ पर हमें 3% में, कितने परसेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3% में। तो 3% के लिए कितने पार्टीशन होंगे हमारे पास, 2। तो ये 2 जो है वर्टिकल लाइन को हम सेम ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि ये 2 वर्टिकल लाइन सेम ऑब्जेक्ट है, और ये जो 5 ऑब्जेक्ट थे सेम टाइप के वो अलग हो गए। इन टोटल को अगर हम करेंगे 5 ये और ये 2 पार्टीशन, तो 5 और 2 7, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 हो गए। 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये समझने के लिए है, अभी तो मैं इसका फार्मूला बना दूंगा किस तरीके से ये फार्मूला बनता है इसका। ये सिर्फ हमें समझने के लिए है कि अगर हमें मान लिया फार्मूला नहीं याद है, हमें मेथड याद है, तो मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और 4% में हमको बांटना है, और एनी पर्सन को कितने भी मिल सकते हैं इस तरीके से दिया हुआ है। तो 10% है तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इधर किनारे रख दिए, 4% है तो उनके 3 पार्टीशन, तो 3 वर्टिकल लाइन इधर हो गई। अब नंबर ऑफ वेज बता दो क्या होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 ये है और 3 वो हो गया, क्योंकि 4% है तो 3 पार्टीशन होंगे। तो 10 और 3 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार और भी, जनरलाइज करके इसको लिख देता हूँ। Distribution of an identical object, distribution of an identical object in R different, distribution of an identical object in R different person, ये 8 डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो पर्सन की जगह बॉक्स कह दे कि 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। इफ ईच गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। कैसे हुआ, जहाँ पर अगर हम देखें ऊपर, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास थे वो 7 ऑब्जेक्ट थे, तो और 3% में 7 ऑब्जेक्ट थे, उसको 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, n प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये अब दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा कि जब किसी को भी कितने भी मिल सकते हैं,
तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। उसमें क्या होता था, n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पर हो जाता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल करके, इसको और क्या लिख सकते हैं, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर भी बोलते हैं, तो n प्लस आर माइनस वन सी एन भी बोल सकते हो। ये भी सेम होगा ना, ये दोनों इक्वल में ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा यहाँ यूज़ किया गया है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, उसी का यूज़ करके ये बना हुआ है। क्योंकि आर माइनस वन से आर माइनस वन कट हो जाएगा, तो एन प्लस आर माइनस वन सी एन हो जाएगा, या फिर एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 10 identical objects can be distributed among 4 persons if any one person get any number of object। तो सी के टर्म में ही आंसर दे देना है, सॉल्व नहीं करना है इसको। सर 286। 13C3। यस सर। ओके, सर 13C3। हाँ हाँ, नहीं होगा, सर 13C10 नहीं होगा। 13C10 ही 13C3 होता है। 13C10 बोलो या 13C3 बोलो, बात एक ही है। NCR अभी बताया ना, NCR NCN माइनस आर के इक्वल होता है, ये तो पहले से पता है। यस यस सर। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। n की वैल्यू थी 10, r की वैल्यू थी 4, तो 10 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, तो ये हो गया 10 प्लस 4 14 माइनस वन 13C3 या फिर 13C10, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 6 8 और 10, और कितने पर्सन से, 4 पर्सन से, तो 3 पार्टीशन हो गए। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टोटल, तो टोटल है 13 फैक्टोरियल, भाई ये 10 है और ये 3 है, तो ये हो गया 10 प्लस 3 13, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन इसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, और इसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 13C3 बोलो या 13C10 बोलो, बात एक ही। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें ऐसे करना होता है। अब देखो, ये तो इस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें ये सब नहीं लिखा होगा कि कितने पर्सन में बांटना है, क्या करना है, तो उनमें भी यही फार्मूले यूज़ होते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, कुछ इन्हीं को समराइज कर देते हैं जो अभी हमने ऊपर लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, एक बार फिर से उनको यहाँ लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन
आर डिफरेंट बॉक्सेस, बॉक्स बोलो या पर्सन बोलो बात एक ही है, आर डिफरेंट बॉक्सेस या फिर पर्सन इफ empty boxes are not allowed, empty boxes are not allowed, empty boxes are not allowed equal to n minus 1 cr minus 1। ये बात समझ में आ गई कि इसका क्या मतलब है। empty boxes are not allowed का मतलब कि कम से कम एक एक तो मिलना ही चाहिए, वही हमने ऊपर भी पढ़ा था, एटलीस्ट वन तो मिलना ही मिलना चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब एक एक तो मिलना चाहिए। तो ये पहला वाला केस हो गया। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो गई है लेकिन वही सेम है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आर डिफरेंट बॉक्सेस में करना है, इफ़ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब सबको कम से कम एक देना चाहिए। तो ये बन गया एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। और करके जो जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी लिख लेते हैं कि इस टाइप से भी पूछा गया है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस टाइप से दी जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश डैश xr इक्वल टू n इज इक्वल टू n माइनस 1 cr माइनस 1। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। इसका इन दोनों, ये दोनों सेम क्यों हो गए, किसी को आइडिया हो रहा है कि ये दोनों सेम क्यों हो गए भाई? दोनों की लैंग्वेज पॉजिटिव है मतलब जीरो को नहीं लेंगे। हाँ पॉजिटिव है मतलब जीरो, कोई भी बॉक्स में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, वन से स्टार्ट होगा। इंटीग्रल सोल्यूशन है तो एक से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो दोनों का मीनिंग यही है। ये जो x1 x2 x3 है ये सारे के सारे पर्सन वन है, ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये आरथ पर्सन है, और ये टोटल है। ये जो n है ना, जैसे कहता था कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो वही है ये सेम कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनको जो है x1 x2 x3 या x y z करके भी दे देते हैं, x y z करके भी क्वेश्चन दे देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 10 है, तो बताओ नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होंगे। तो फिर उनका आंसर ऐसे ही आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये एक मेथड हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, distribution of n identical object in r different boxes, r different boxes if empty box are allowed। empty boxes are allowed का मतलब है कि किसी को भी कितने नंबर ऑफ वेज में आप दे सकते हैं, मतलब किसी को हो सकता है कि सब कुछ एक ही को दे दिया, बाकी सब खाली हो गए, ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ा। तो उसका फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, क्या था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, या फिर n प्लस आर माइनस 1 सी एन। ठीक है, तो ये हो गया। और करके लिख लो यहाँ पर, जो जेई में पूछा जाता है इस टाइप का, ऐसे भी पूछा जाता है ऊपर वाले मेथड से भी। दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, जैसे वहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है, यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन
इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन वैसे ही सेम दी हुई है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन या n प्लस आर माइनस वन सी n। अब यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखी हुई है। नॉन नेगेटिव का मतलब आपको पता ही होगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो भी ले रहे हैं, 0 1 2 3 4 ले रहा है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि जो पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जीरो से भी स्टार्ट होगा, जीरो भी लेना है। तो जीरो भी लेना है तो इसका मतलब जीरो लेना है, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक भिखारी जो है वो खाली हाथ चला है वापस। तो यहाँ पर ये हो गया कि एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड है, वहाँ पर नॉट अलाउड थे, यहाँ पर अलाउड हो गए। तो दोनों की लैंग्वेज देखने में अलग लगेगी लेकिन कहना दोनों एक ही बात चाहते हैं, तो आपको ये उनकी बातें समझनी पड़ेंगी। ओके बच्चों, तो चलिए इसके भी क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। चलिए तो फिर चलते हैं आगे, फिर क्वेश्चन लिखते हैं और आप बताते जाइए। आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा और सबको सी के टर्म में ही देना है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर solution of equation x plus y plus z equal to 10 is। That's 12C2। 12C2। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉन नेगेटिव चाहिए, तो नॉन नेगेटिव के लिए यही फार्मूला लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए। यहाँ इंटीग्रल सोल्यूशन भी है, अच्छा लिखा हुआ तो है ये इंटीग्रल सोल्यूशन। तो n की वैल्यू हो गई कितनी, 10, और r की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो फार्मूला है नंबर ऑफ वेज का n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो 12C2 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन of the equation x plus y plus z equal to 12। 11C2। हाँ तो बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 12 हो गई, r की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला हमारे पास है ही है। क्या होता है, n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 12 माइनस वन सी थ्री माइनस वन, 12 माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो 11C2 हो गया। 11C2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जेई में पूछा गया है। वो लोग जानते हैं कि डायरेक्ट वाले फॉर्मूले को तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर ही देते हैं। क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, समझते हैं क्या किया है। फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन उन्होंने ऐसे चेंज कर दी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ 2w लिख दिया।
बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी तक क्या होता था, एक ही होते थे, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट भी आ गया। तो जब कोफिशिएंट आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इक्वल टू 20। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और किस तरीके, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन इसका, तो कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ बात हो रही है कि नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब कुछ भी स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो हमें ये तीनों प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ओमेगा या डब्लू जो भी कह दो इसको, तो डब्लू की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम जीरो से ले सकते हैं। 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएगी, ज़रा सोच के बताओ कहाँ तक जा सकती है ये। 10 तक। क्यों 10 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ जब भी 10 तुम ओमेगा की जगह पे 10 रखोगे तो 10 2 20 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 10 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गई तो निगेटिव वैल्यू आने लगेगी। अगर किसी ने कह दिया भाई 11 रख दो, तो 11 2 22, तो 20 में से 22 जाएगा, तो इनकी वैल्यू निगेटिव आने लगेगी। तो सिर्फ 10 तक ही जा सकती है, ऐसा हमको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो बस अब हमारी ड्यूटी क्या होगी, हमें सब वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा और फिर सबको प्लस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो गया। ओमेगा की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू 0 होगी, देन जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। देन नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेज फार्मूला क्या होता है, n प्लस आर। तो n प्लस आर की वैल्यू है 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 23 माइनस 1 तो 20 सी 23, अच्छा 23 माइनस 1 हो गया ना ये, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू ये 23 सी 3 तो 22 सी 3। यहाँ पर n है और यहाँ पर r की वैल्यू है 3, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ऐसी सभी की वैल्यू निकाल के सबको प्लस करना पड़ेगा हमको। निकालो बाकी। ओमेगा की वैल्यू 1 के लिए क्या आएगा, जरा देखो क्या आएगा। सर 20 यस सर 21 सी 20 C2। तो ऐसे ही सबके लिए एक बार ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगी हमारे 10 तक। जब 10 के लिए लेंगे तब भी कुछ ना कुछ आएगा, और फिर उन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और उन सबको जब प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा आ जाएगा, कि ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। जब सबको प्लस कर देंगे, जितने भी रिजल्ट आए 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए से लेकर 10 तक के लिए, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना होगा। ओके बच्चों, बात क्लियर है। एक और लिख लेते हैं कि अगर कभी इनइक्वालिटी आ जाती है तो क्या करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इनइक्वालिटी के लिए, इसको कर लेंगे आप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनइक्वालिटी पे बेस्ड अगर आ जाता है तो क्या करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन non-negative integral solution of equation x plus y plus z plus w लेस देन और इक्वल टू 20। अगर ऐसा मिल गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वालिटी है ही नहीं।
तो जब यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो फिर क्या करते हैं, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू तो है ही है, लेकिन इनइक्वालिटी को अब हमें इक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा। ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो 20 इनइक्वालिटी है सर इक्वालिटी में, हाँ जी बताइए सर वो थोड़ा नीचे कर दो ना, 1 मिनट। यस सर डन। तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन find the number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus z plus w less than or equal to, ये जो लेस देन और इक्वल टू है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसी को इनइक्वालिटी बोलते हैं। और जब इक्वालिटी हो जाती है तो इक्वल लगा होगा तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो देखो इसका भी मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं किस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अ डमी वेरिएबल, एक डमी वेरिएबल लेट कर लेते हैं। इनके अलावा एक डमी वेरिएबल टी लेट कर लेते हैं, और वो क्या है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी इक्वल टू 20 हो गया। ये जो इनइक्वालिटी थी इसको हमने इक्वालिटी में यहाँ पर चेंज कर दिया, ये इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। यहाँ पर ये तो था, ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो हमने टी को ऐसा एज्यूम कर लिया डमी वेरिएबल कि ये एक डमी वेरिएबल है, इसको हम लेट कर लेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी थी ये इक्वालिटी में चेंज हो गई। और अब सब कुछ वही सेम है, बस हमें क्या करना है, फार्मूला अपना यूज़ कर देना है। कौन सा फार्मूला, कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। n की वैल्यू जो है अब कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 20, और r की वैल्यू 4 नहीं है, r की वैल्यू कितनी हो गई है 5। तो 20 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो 24 सी 4, ये आंसर हमारा हो जाएगा, या 24 सी 20, जो भी बोल दो, ठीक है। तो जब भी कभी इनइक्वालिटी का केस आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू ही होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी, इक्वालिटी होना ज़रूरी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी इक्वल टू 20 कर दिया, और उसके बाद फाइंड कर लिया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। जो डमी वेरिएबल था, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर 3 वेरिएबल थे, तो अब हमारे पास क्या हो गए, पहले 4 वेरिएबल थे, अब हमारे पास 5 वेरिएबल हो गए। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के साथ एक t भी आ गया। इसका एक फार्मूला भी लिख लेते हैं, इसको बोलेंगे शॉर्टकट या फार्मूला, जो भी कह दो। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश डैश एक्स आर लेस देन और इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस आर सी आर। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n प्लस आर सी आर। तो अब जरा देखो यहाँ पे n प्लस आर सी आर लगा के क्या डायरेक्ट आंसर आएगा क्या। अब यहाँ पर अगर 1 से लेके r तक गिवन है तो हमें n में r को ऐड कर देना है और सी आर कर देना है। तो यहाँ देखो दिख भी रहा साफ साफ, n प्लस आर किया तो 24 आ रहा है, और सी आर जो है वो कितने हैं, यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी अगर डमी वेरिएबल नहीं लेके आते तो हमारे पास कितने वेरिएबल थे, 1 2 3 और ये 4। तो n प्लस आर 24 सी 4,
तो आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू 20 है, r की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे 20 प्लस 4c4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? यस और नो? नो सर। नो सर। चलिए तो फिर एक का आंसर बताइए जल्दी से। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। 20c3। 20c3। यस सर। सर 19c2। चेंज हो गया। सर मुझे लगा आपने ग्रेटर देन वो वाली साइन। नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मांग रहा है। तो पॉजिटिव के लिए अभी हमने ऊपर बात की हुई थी, पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, ये किया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो उसी फार्मूले को यूज़ कर लेंगे बस। तो n की वैल्यू कितनी है 20 और r की वैल्यू कितने परसेंट में डिवाइड हो रहा है 3% में, तो r की वैल्यू 3 होगी। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएंगे n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n माइनस 1 यानी कि 19c2। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की कितनी ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इंटीजर वैल्यूज़ जिनका सम 20 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि जीरो नहीं लेना है हमको, यानी x की वैल्यू 1 आ जाए, y की वैल्यू 1 आ जाए, तो z की वैल्यू 18 हो जाए। तो यही वो सारे के सारे सोल्यूशन निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी अगर हमसे कहा जाए कि भाई इनके क्या क्या सोल्यूशन होंगे। तो फिर उसके लिए ये हमारा फार्मूला यूज़ हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 है। जैसे 2 हो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो 4 हो गया, तो z की वैल्यू 16। इस तरीके के 19c2 टर्म मिलेंगे, 19 इंटू 18/2 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मिलने वाले हैं इस इक्वेशन के। ठीक है बच्चों, तो ठीक है आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके।